हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे थे। पिछले कुछ टाइम से हमारी वीडियोस आप लोग को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। और अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार, यानी भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। किससे? जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। एक बार फिर से देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को, यानी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग द्वारा, पर्यावसान द्वारा, वंचना के आधार पर। नेक्स्ट है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी? 7 वर्ष तक। कोई व्यक्ति यदि भारत से लगातार 7 वर्षों तक बाहर है तो उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में क्या नहीं खरीद सकता? तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। अब देखेंगे एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक में तुलना। एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीय, पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिक। पहले एनआरआई की परिभाषा देखेंगे। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। नेक्स्ट देखेंगे पीआईओ की परिभाषा। स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, वह वर्तमान में अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है। नेक्स्ट है ओसीआई। ओसीआई की परिभाषा, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो।
नेक्स्ट देखेंगे इन लोगों की भारतीय नागरिकता। ये भारतीय नागरिक यानी एनआरआई, ये भारतीय नागरिक ही हैं कि अर्हता। नेक्स्ट है पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई, संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। अब नेक्स्ट देखेंगे इन लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ। एनआरआई, इनको सभी लाभ जो सामान्य भारतीय नागरिकों को मिलता है वो मिलेगा। नेक्स्ट है पीआईओ, पीआईओ कोई विशेष लाभ नहीं है इनको। और दूसरा है विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई, एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले लाभ के सभी पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। नेक्स्ट अब इन लोगों की वीजा के बारे में देखेंगे। एक सेकेंड। वीजा एनआरआई अप्रवासी भारतीयों को नहीं, पीआईओ भारतीय मूल व्यक्ति को हाँ वीजा का लाभ है, ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिक जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं। नेक्स्ट है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के मताधिकार का अधिकार को देखते हैं। मताधिकार एनआरआई को दे दिया गया है, पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति को नहीं है और ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिक इनको भी नहीं है। नेक्स्ट है एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। आगे है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किससे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 में। 14 में कहा गया है विधि के समक्ष सभी समान हैं, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में धर्म जाति वंश लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जन्म लिंग मूल वंश जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 में। एक बार फिर से इसको देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता से रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 के अनुसार।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 सबसेक्शन 1 तथा अनुच्छेद 16 सबसेक्शन 2। आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक उपबंध, इसको दो भागों में बांट के देखेंगे। केवल भारतीय नागरिक को जो प्राप्त है मूल अधिकार वो, और दूसरा है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। संवैधानिक उपबंध को दो भागों में बांटेंगे। केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार और दूसरा है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार। धर्म, पहले भारतीय को देखेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 के तहत ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 30 में है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब नेक्स्ट है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, इसको देखेंगे। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 के तहत ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 के तहत भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जो कि भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A में रखा गया है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 22 के तहत है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 एवं 24 में है, बलात् एवं बाल श्रम से संबंधित है, ये भी विदेशी एवं भारतीय नागरिक दोनों को है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में वर्णित है, इसकी स्वतंत्रता भी भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(a) में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए में कहा गया है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 बी। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 19 सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अवधान संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 डी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 ए में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 जी में है। एक बार फिर से देखेंगे, अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 ए में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार 19 बी में है। संघ बनाने या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवागमन की सुविधा है, वो हम आर्टिकल 19 डी के तहत भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है भारत के किसी भाग में निवास या बसने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 19 ई के तहत है। और आजीविका, जो जी में आए वो रोजगार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 जी में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 सी के तहत किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात् श्रम से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 के तहत संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस बार यानी किस केस के निर्णय के आधार पर हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का था, उसके बाद प्राप्त हुआ। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस
संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 जो कि मोरारजी देसाई के समय में हुआ था 1978 में, उसके तहत इसको हटा के यानी संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार में था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो कानूनी अधिकार यानी वैधानिक अधिकार है। पहले यह क्या था? तो मौलिक अधिकार के तहत था। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है, उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। उस समय इसको मौलिक अधिकार से हटा के वैधानिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया जाता है। सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 6 और अनुच्छेद 16 सबसेक्शन 6 में इसको जोड़ा गया है। EWS को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। अनुच्छेद 300 में इसको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो 32 में है। ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार इसको नहीं समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1976 में। आगे है मूल अधिकार, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। हम लोग देख चुके हैं 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। 23 में बलात् है, 24 में बाल श्रम से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा गया है। आत्मा या हृदय कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको देखेंगे DPSP को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में किया गया है।
भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है, यानी समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 का। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता। यह कथन किसका है? केटी साह का। केटी साह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको देखेंगे। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ अनुच्छेद 39 घ के अनुसार पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 र पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता, यानी अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आगे है अनुच्छेद 43 का उद्योग के अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में, गोवा में लागू है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, उनकी नस्लों में
सुरक्षा के प्रयास। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों व स्थानों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट है मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से, रूस से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4 ए में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4। स्वर्ण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? सरदार स्वर्ण समिति 1976 ईस्वी में गठित। मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा में शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण समिति के तहत 1976 में। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। आगे है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, इसको देखेंगे। पहला है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी नागरिकों को समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना। एक बार इसको फिर से देखेंगे। पांचवा मूल कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के लिए सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7वां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करें। 11वां मूल कर्तव्य है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता को संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य को फिर से देखेंगे। 11वां मूल कर्तव्य जो हमारा है वो है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उनके संरक्षक माता पिता हो या जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायालय में ऐसा कहा गया है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती, जिनका कार्यकाल 1985-86 में था, इनको जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की अर्हता अनुच्छेद 58 में है। भारत का नागरिक जिसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान राज्यसभा, लोकसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमण पद्धति द्वारा किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह महाभियोग में भाग नहीं लेता? तो वह राज्यों के विधानसभा है।
नेक्स्ट है संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है, तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की सीमा के भीतर भरना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है, उन पे महाभियोग लगा के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। आगे देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का जिक्र है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पद से संबंधित है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने और समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदवी से संबंधित है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु एवं दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। फिर से देखेंगे, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है।
राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मात्र मामले में जेवी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? वह भारत डाकघर विधेयक 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। देखेंगे, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है कौन? करता है राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति एंड दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी फिर से देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन अगर भारत का राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस अवस्था में कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पे। भारत के राष्ट्रपति पे युक्ति लागू होता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल भी रह चुका है? तो वह है जाकिर हुसैन एंड श्री रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, यानी कौन कौन पदाधिकारी हैं जो कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यानी प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहेंगे? वो है संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए रह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? बराहगिरी वेंकटगिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक।
कितना होता है पद, जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार किसके पास नहीं है? तो राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम रहा है? तो 14वां। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष से 11 दिन तक का कार्य किया था। यानी सबसे लंबे समय तक अगर कोई राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एंड सबसे कम समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विषय के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो और जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, तब राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।